तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी का घटना चक्र का प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर दिए हैं और 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है। तीसरा टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि तीसरा टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। और इसमें हम लोगों ने अप्रोक्स 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने देख भी लिया है। और आज ये अपना टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अ, सोच रहे हैं कि मौलिक अधिकार को टारगेट किया जाए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं देखने को, है ना गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मौलिक अधिकार ही शुरू किया जाए, लेकिन पहले आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। जैसा कि आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये चैनल बिल्कुल नया है ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के को शेयर कर ले। जो पढ़ने वाले हैं तो उनको शेयर करके बताएं। और गाइज, मैं बार बार आप सबसे बोलता हूँ कि अगर कोई आप सभी का कोई कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ तक है कि टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपका सारे जो भी क्लासेस होती हैं उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड भी कर देता हूँ। तो वहाँ से आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और गाइज प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरे लिए मतलब आप जब सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो अब बिना लेट किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और आज का अपना पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हम सबको पता है कि प्रथम प्रारूप जो तैयार किए थे वो बी एन राव जी थे, है ना। बी एन राव जी प्रथम प्रारूप तैयार किए थे। और ये जो प्रारूप बनाए थे, संविधान के प्रारूप बनाए थे, इसमें अप्रोक्स 13 अनुसूचियां थी और 243 आर्टिकल थे। आर्टिकल कितने थे? 243, याद रख लीजिएगा। और इसे तो क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको मतलब माइंड में रखिएगा कि आर्टिकल जो बी एन राव जी जो प्रारूप बनाए थे उसमें आर्टिकल की संख्या 243 थी और अनुसूची यानी शेड्यूल जो थी, शेड्यूल की संख्या 13 यानी 13 था। ठीक है। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन की बात कर रहा है। तो गाइस, यहाँ की इसमें एक और ऑप्शन जोड़ दिया जाएगा, ई। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो तृतीय वाचन जो हुआ था ना, वो 17 नवंबर से 17 नवंबर 1949 से लेकर 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तृतीय वाचन तो इसमें है ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था पूर्ण रूप से तैयार? तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी को नहीं ऐड कर लेना है, 26 जनवरी को लागू किया गया था। और यहाँ पूछ रहा है कि तैयार कब हुआ था, तैयार की बात कर रहा है, ना कि लागू होने का। तो हम लोग चलेंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। ठीक है गाइज, पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी की तरफ मत जाइएगा, इस दिन लागू हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो हम लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, जैसा कि प्रस्तावना में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा ए, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना में आपको मिलता है ना, कि लास्ट में देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। ऐसा आपको प्रस्तावना में भी देखने को मिलता है। तो ये डेट आप याद कर लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। क्योंकि देखिए 17th बीपीएससी, 17th बोल रहे सॉरी, 43rd बीपीएससी में भी पूछा गया था। उसके बाद आप पीछे देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस ने 2010 में भी पूछा था। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था?
तो अपनाया गया था कि कब, तो इसमें भी 26 नवंबर 1949 को, सॉरी 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 गाइस, एक मिनट मैंने गलत मार दिया, ठीक है, यहाँ पे किस तिथि को अपनाया गया था, अपनाने की बात बोल रहा है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये देखिए, यही क्वेश्चन मैं बता रहा था कि लागू होने की बात कर रहा है। लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो याद कर लीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अपनाया गया था कब? और पीछे वाला क्वेश्चन में क्या कहता है? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान को लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा था। तो ये 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि उन्नीस सौ आपको पता होगा कि 1929 में जो क्या बोलते हैं, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, जिसमें क्या बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने झंडा तोलन करके बताया था। और उस दिन उन्होंने 26 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो क्या हुआ कि देश अपना आज़ाद हो गया था 15 अगस्त को, 1947 को आज़ाद हो गया था। तो इसी वजह से इस तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को, मतलब अपना संविधान को लागू किया गया था, ताकि ये डेट को हम लोग भूले ना। और इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम लोग ने संविधान को स्वीकृत किया था, उसी दिन को, उस तिथि को यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। कथन एक कहता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। जी नहीं, एक गलत बात बोल रहा है। ये 26 नवंबर 1949 को नहीं हुआ था, बल्कि 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जो प्रारूप समिति बना था 29 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, तो ये तो गलत बोल रहा है ना, 1947 29 अगस्त 1947 को बना था। तो ये सेकंड नंबर गलत है, तो इसीलिए अपना आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। पहला सही है, लेकिन 2 नंबर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा के माध्यम से ही संविधान का निर्माण हुआ था, ना कि ये ब्रिटिश संसद गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। जी नहीं, संसद तो उस टाइम था ही नहीं। संसद तो संविधान सभा के बनने के बाद हम लोग का जब क्या बोलते हैं, संविधान लागू हो गया था, देन संसदीय व्यवस्था ये सब सामने आया था ना। पहले तो ब्रिटिश के अधीन जो भी कार्य होता था, वो ब्रिटिश संसद में होता था, लंदन में होता था, वहाँ से रूल्स बन के आते थे और यहाँ गवर्नर जनरल उसको कार्यान्वित करता था। ठीक है ना गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है गाइस। 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 60 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक, ठीक है। तो इसको क्रॉनिकल ऑर्डर, सॉरी बोल रहे हैं, इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। पहले बोल रहा है कि प्रारूप समिति का नियुक्ति, तो फटाफट से अगर आपको डेट याद है तो याद कर लीजिए। आपको बताया था मैंने कि 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त है ना, 29 अगस्त 1947, 1947। तो ये हो गया 1947 में हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था ये? 26 नवंबर 1949 को। तो पहले लास्ट वाला ही डेट याद नोट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को प्रवृत्त होने की तिथि, प्रवृत्त मतलब लागू होने की तिथि बोल रहा है, तो ये 1950 है ना। तो इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ 1950, ठीक है। उसके बाद कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो ये पता है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 है ना। तो अब इस हिसाब से हम लोग चूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1946, 47, 49, 50, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा चार। चार इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया चार, ठीक। चार के बाद आएगा एक, चार के बाद एक, ठीक है, बी आ गया, एक आ गया। फिर उसके बाद 1949 यानी कि दो, तो दो। उसके बाद आ जाएगा तीन, उसके बाद आ जाएगा तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना सही है बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोग ए की तरफ चलेंगे, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। याद कर लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल से उन्होंने सबसे पहले शुरुआती दौर में उन्होंने पूर्वी बंगाल से लड़ा था, जो आज बांग्लादेश है। तो वहां से उन्होंने उनका निर्वाचन हुआ था, बट जब बंटवारा हुआ था तो वो पाकिस्तान में चला गया था। इसी वजह से फिर से इनको कहाँ, ये मुंबई प्रेसिडेंसी मतलब पूना से इन्होंने फिर से क्या बोलते हैं, पूना में इन्होंने, पूना से लड़ा था, है ना। और पूना से मतलब इनका जो निर्वाचन हुआ था पूना से हुआ था। और इनका जन्म हुआ था कहाँ? मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र में, भीमराव अम्बेडकर का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये बम्बई प्रेसिडेंसी से थे, इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ है? बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो यही मैं बता रहा था कि 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1891 में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। और 1956 में दिल्ली में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। 1956 में दिल्ली में इनका डेथ हुआ था, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला क्वेश्चन कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। हाँ जी, बिल्कुल सही बोलता है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में, और इसी का जो क्या बोलते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का ही रिजल्ट था 1935 का अधिनियम। हम सब ने पढ़ा भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन, पहला तो कथन बिल्कुल सही बोल रहा है। अगला कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूर्यों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रिटिश भारत के सूर्यो लिखा हुआ है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर है। ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश भारत के सूबो, सूबो होगा आई थिंक। हाँ, ब्रिटिश भारत के सूबो, ना कि सूर्यो, ठीक है गाइस। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये सूबा है, सूबा, सूर्या नहीं है।
क्या टाइपिस्ट ने भाई साहब गजब लिखा है, सूबा। ठीक है, ब्रिटिश भारत के सूबा और भारतीय रियासतों के एक संघ, भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। तो हम लोग पहले भी क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं, है ना। पहले जब हम लोग एक्ट्स का जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उस टाइम में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 1935 के अधिनियम से भारत को एक फेडरेशन दिया गया था, ऑल इंडिया फेडरेशन, भारत संघ यानी फेडरेशन करके फेडरेशन नाम दिया गया था 1935 के अधिनियम से। तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है, तो हम लोग सी की तरफ चलेंगे। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वक्तव्य दिए गए हैं, तो पढ़ लेते हैं क्या है वक्तव्य भाई साहब। कथन ये कहता है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि भारत के संविधान में वो सारे जो मूल तत्व हैं वो निहित है, जो अपनी अपनी देश की समस्याओं को, अपनी देश की समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोगों को बल देता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भारत मतलब जो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, उन्होंने संविधान में बहुत सारा जो प्रावधान है दूसरों देशों के संविधान से लिए हैं, तो ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। लेकिन कह रहा है कि कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या सही स्पष्टीकरण है? कथन ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण है क्या? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूर्ति करता है इसलिए पूर्ति करता है क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि जब स्पष्टीकरण पूछे ना तो वहां पे वाई लगा दीजिए। क्यों? वाई जब जैसे ही आप लगाएंगे ना तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा। जैसे कहता है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो आप लगाए क्यों? क्यों पूर्ति पूर्ति करता है? क्यों? अब कारण पढ़िए। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। क्या दोनों स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि पूर्ति करता है, पूर्ति करता है इसलिए नहीं, इसलिए करता है क्या ग्रहित संविधान कहा जाता है, इसलिए पूर्ति करता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अपना आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं है। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? तो मौलाना आज़ाद ने किया था कि जो वयस्क मताधिकार का जो वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम में देश का वैसा स्ट्रक्चर भी सही नहीं था और भारत उतना तुरंत आज़ादी हुआ था ना, आज़ाद हुआ था तो उसके पास इतने धन संसाधन थे नहीं कि वयस्क मताधिकार को एकदम से लागू कर दिया जाए, है ना। उस टाइम में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए मौलाना आज़ाद ने कहा था कि 15 वर्ष के लिए इसको स्थगित रखा जाए। ठीक है गाइस, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इनका समर्थन भी किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये हम सबको पता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया देना चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिससे इन्हें आज़ादी मिली है उस संस्था को आजीवन बरकरार रखा जाए। तो उसी का देन है आज कांग्रेस। ठीक है गाइस, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है और इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, अ, जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। ये कथन किनका है? तो याद रख लीजिएगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है और ये 26 नवंबर 1949 को ये कथन, मतलब ये कथन उन्होंने कहा था। तो ये डेट पूछेगा नहीं, लेकिन ये कथन पूछ सकता है कि कथन जैसा कि आप देख ही रहे 2021 में पूछा है लेटेस्ट क्वेश्चन, रास ने इसे पूछ भी लिया है। तो ये कथन पूछ सकता है आपसे, तो याद कर लीजिएगा ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन है भाई साहब आइवर जेनिंग्स का। इसका याद कर लीजिएगा, ये आई थिंक ब्रिटिशियस है
और इनको कुछ ज़्यादा ही भारत के बारे में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, भारत के लिए इनको कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी है। ये अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके यहाँ का है। तो ये कथन किनका है? आइवर जेनिंग्स का है। अपने को तो क्वेश्चन से मतलब है ना, पढ़िए और एग्जाम क्रैक कीजिए। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा था संविधान सभा नहीं है भाई साहब, ये सभा है। ठीक है यार, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस भारत था। कांग्रेस भारत था, किसने कहा था? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही, क्योंकि जब पहली बार जब निर्वाचन हुआ था तो क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग को 73 मिला था, सीट मिला था, और किसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस को 299 आई थिंक मिला था। बंटवारा के बाद भी 299 था। तो इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? महिलाएं सदस्याएं थी। तो याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट है, 15 महिलाएं थी। ठीक है ना? और सबसे ज़्यादा कहाँ से थी? सबसे ज़्यादा यूपी से थी। ये भी याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो महिला सदस्य थी, सबसे ज़्यादा कहाँ से थी? यूपी से थी। और यूपी से कितनी थी? 5। यूपी से कितनी थी? 5। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिहार से एक थी, सरोजनी नायडू जी। ठीक है गाइज, तो आज अपना तीसरा टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक में कोशिश करता हूँ कि मौलिक अधिकार को शुरू किया जाए या प्रस्तावना से, क्योंकि ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो मैं प्रस्तावना को भी कवर कर लूँगा और मौलिक अधिकार को भी जल्दी से स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है गाइज, फिर से एक बात कहेंगे आप सभी से कि प्लीज़, अगर चैनल पर आप लोग आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है गाइज। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कंटेंट है ना, उसको थोड़ा सा बुलेट पॉइंट की तरफ मतलब बताएं, और आपका टाइम का बचत हो। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं ला रहा हूँ कि आप लोग परेशान हो जाए और देखने से ऊब जाए, है ना? मैं ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ कि आपको 25-30 क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में अगर आप देखते हैं तो 15 से 20 मतलब 25-30 मिनट 25 से 23 मिनट का वीडियो होता है अपना। तो अगर आप थोड़ा सा भी स्पीड करके देखेंगे, मैं पहली बार बोलूँगा कि थोड़ा सा कम स्पीड में देखें, नॉर्मल स्पीड में देख ले, सेकेंड टाइम में आप स्पीड बढ़ा लें, आपको कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और 2-3 बार देख लेंगे आपको पूरा बिल्कुल याद ही हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप पॉइंट बाय पॉइंट एक बार आप अपने से खुद से पढ़िए, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, और बार बार आप उस चीज़ को देखते रहेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक